चलिए बच्चों, जो भी आज आपको टारगेट दिए गए थे, आज डे नंबर 4 के सेल्फ स्टडी सेशन में सभी अपने आप में अच्छे क्वेश्चन थे। अच्छे का मतलब है ये आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं कि बच्चा कितना बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ पाता है, और कुछ चीज़ें कुछ जगह अगर वो अनकंफर्टेबल होता है तो क्या उसको मल्टीपल रीडिंग के द्वारा अपने आप को कंफर्ट जोन में लाता है या नहीं लाता है। आज का पहला टारगेट आपको दिया गया था बच्चों, जनवरी 25 का एक क्वेश्चन था। सबसे पहले इसके रिक्वायरमेंट पार्ट में आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट पार्ट में आपको ओवरहेड रिकवरी रेट्स बोला है, मतलब एक रेट नहीं, आपको दो रेट निकालने पड़ेंगे कम से कम, क्योंकि रेट्स बोला है, वो भी किसके आधार पे, 2023 के आधार पे। तो ये जो डिटेल दिया है ये फिलहाल अभी मेरे काम की नहीं है, क्योंकि मुझे जो निकालना है डेटा वो निकालना है 2023 के लिए। और मुझे बताया गया है यहाँ पे दो बीआरआर निकलेंगे। एक निकलेगा प्रोडक्शन ओवरहेड, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, और दूसरा निकलेगा मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के लिए। तो सबसे पहले ये जो भी आपको दिख रहा है बच्चों, ये पूरा पूरा इंडिकेशन है कॉस्ट शीट का। तो कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट बनेगा, उसके आधार पे आपके पास कुछ डेटा आएंगे, फिर उस डेटा के आपके आधार पे आपको बीआरआर कैलकुलेट करना है। जैसे सबसे पहले अपन 2023 की कॉस्ट शीट बना लेते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया होगा 11,50,000, एम आई राइट। चलिए, फिर आपका डायरेक्ट लेबर आया होगा 5 लाख रुपी। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है, तो इसी को हम प्राइम कॉस्ट बोलेंगे, एंड प्राइम कॉस्ट इज 16,50,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इन द नेम ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, वन एंड द सेम थिंग। आपको दिया हुआ है 2,50,000, ठीक है। फिर यह आता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर चूंकि कोई भी डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट नहीं दिया है, इसलिए ये मेरा फैक्ट्री कॉस्ट है। कोई भी 5 स्पेशल एडजस्टमेंट नहीं दिया है, इसलिए यही सीओपी है। फिनिश गुड्स का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, इसलिए यही मेरा सीओपी और सीओजीएफ है। तो ये आ गया मेरा 18 लाख रुपी। प्लस मुझे और भी खर्चे दिया है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के 1,52,000। अब जब आप वो रिक्वायरमेंट पार्ट के जस्ट पहले वाली लाइन पढ़ेंगे, क्लियर कट उसने बताया है कि प्रोडक्शन ओवरहेड, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड के लिए आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का बेस लेना है, और जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है उसके लिए आपको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं इसका बीआरआर निकालूंगा कि भाई साहब फैक्ट्री ओवरहेड 2.5 लाख रुपए, बेस्ड ऑन बोला है लेबर कॉस्ट, ये आ गया 5 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 50%। क्या मतलब है सर 50% का, जितने भी रुपए की डायरेक्ट वेजेस लगती है उसका 50% मुझे फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर करना है। फिर इसके लिए मुझे बीआरआर निकालने बोला है 1,52,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख इंटू 100। इसका मतलब ये आ रहा है बच्चों 8%। इसका मतलब जितना भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 8% आपको सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज करना है। अब आपको पूछा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक स्टेटमेंट, कब के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, जहां पे आपको सेल्स बताना है। अगर 20% ऑन सेल अमाउंट कमा पाए तो देखिए, डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आपको दिया हुआ है, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो यह आएगा 4,50,000 रुपए, ठीक है सर। प्राइम कॉस्ट आ गई 4,50,000 रुपए। इसमें आप ऐड कर देंगे बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड का बीआरआर जस्ट अभी भी निकाला है। जितनी भी डायरेक्ट वेजेस है उसका 75%, मेरी डायरेक्ट वेजेस 1.5 लाख है तो उसका 75% हो गया। 4,75,000 इज माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो 8% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो 4,75,000 का 8% अगर आप निकालेंगे तो इट इज 38,000। प्लस आपको यहां पे अलग से सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए 49,400।
टोटल लगा लीजिए, ये आ गया 5,62,400। इट इज कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें 25% प्रॉफिट जोड़ देना क्योंकि 25% ऑन कॉस्ट है, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों 20% ऑन सेल। तो ये आ गया 7,03,000 रुपए आपकी यहां पे सेल वैल्यू हो गई। इफ दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन? ओहो नहीं नहीं, एक कैलकुलेशन अपन ने गलत कर दिया बेटा, ये 475 नहीं है, ये 525, सॉरी। तो 525 का 8% यह आएगा 42,000 प्लस 525 प्लस 49.4, यह आ जाएगा बच्चों 6,16,400। इसका करेंगे 25% प्लस, तो यह आएगा बच्चों 7,70,500 रुपीज। क्लियर है आपको ये? चलिए फिर सितंबर 24 का क्वेश्चन बहुत डराने वाला था। रिक्वायरमेंट पार्ट अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे बच्चों तो बहुत इजीली कर पाएंगे। आपको बोला एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें एक्सपेंसेस को आपको हर मशीन में अलोकेट करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, एनुअल बेसिस पर। फिर उसके बाद आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मशीन रेट, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन रेट का मतलब जो मशीन को डायरेक्ट लेबर लग रही है उसको भी आपको शामिल करना होता है। तो देखिए यहां पे वर्ड आ रहा है बच्चों, दिस डेटा पर्टेनिंग टू द 3 मशीन 23-24 का। तो सबसे पहले आपको हर खर्चा एनुअलाइज बेसिस पे लेना है। तो ये डायरेक्ट लेबर आपकी पर क्वार्टर है, तो एनुअली हो गई बच्चों ये 10 लाख रुपए। अब ये तीनों मशीन में किस आधार पे बटेगी, इसके लिए आपको नंबर ऑफ वर्कर दिया है 5321। तो 10 लाख रुपए को जब आप बांटेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स के आधार पे, 10 लाख रुपए को जब आप बांटेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स के आधार पे, तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट। मैं मशीन ए का निकाल देता हूं, इट इज 5 लाख रुपए। ठीक है साहब। फिर डायरेक्ट लेबर के बाद चलिए अपन डायरेक्टली यहां पे लिखते चलते, ज्यादा इजी जाएगा अपने लिए। ये आ गया 5 लाख। ठीक है। ऑयल एक्सपेंस पर क्वार्टर दिया है, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है बच्चों नीचे कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग है बच्चों। प्राइस बढ़ रही है मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है मतलब यूसेज बढ़ रहा है। तो दोनों का इंपैक्ट आपको देना पड़ेगा, प्राइस का भी और ऑयल का भी। मैं एक का बता देता हूं, 37,500 को पहले बढ़ा दीजिए आप 20% से, क्योंकि ये प्राइस के कारण बढ़ चुका है। 37,500 इंटू 20%, तो आ गया 45,000 रुपए। अब कंजम्पशन के कारण ये बढ़ जाएगा 10%, तो 49,500 ये आ गया पर क्वार्टर। पूरा कैलकुलेशन आपको साल भर का करना है, तो 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 1,98,000। ये आ गया जनाब आपका 1,98,000। ठीक है। मशीन का इंश्योरेंस दिया है पर क्वार्टर, तो अगर मैं इसको एनुअलाइज करूंगा तो 2,40,000 आ गया। इंश्योरेंस लगता है कैपिटल वैल्यू के आधार पे। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी मुझे कैपिटल वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन एक अच्छी बात है, एक चीज कैपिटल वैल्यू के आधार पे लगती है और जस्ट इसके नीचे दिया है डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन के रेशो में आप बांट रहे हो, इनडायरेक्टली आप इसको किस रेशो में बांट रहे हो, कैपिटल वैल्यू के आधार पे बांट रहे हो। तो 1:2:3, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1, तो 40,000 रुपए का एनुअलाइज्ड इसको अलोकेशन होगा। बिल्डिंग मेंटेनेंस पर क्वार्टर दिया है, तो पहले इसको एनुअलाइज कर दीजिए 4 लाख रुपए। अब मेंटेनेंस हमेशा एरिया के आधार पे बढ़ता है, एरिया का रेशियो है 1, 2 और 1, तो जब आप इस 4 लाख को बांट देंगे तो इधर 1 लाख आ जाएगा। वेजेस ऑफ ऑपरेटर पूरे साल भर की 9 लाख रुपए है, और नीचे एक लाइन बोला है कि ऑपरेटर ने तीनों मशीन को इक्वल समय दिया है और हर वर्कर ने इक्वल टाइम दिया है हर मशीन को। तो 9 लाख रुपए तीनों मशीन में इक्वल रेशो में बढ़ जाएंगे, जो आएगा 3 लाख रुपए। फिर इसको आप एनुअलाइज कर दीजिए,
सबसे पहले हर खर्चे को आपको एनुलाइज करना था, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक थी इस क्वेश्चन की। ये आ गया बच्चों 12 लाख रुपए। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आप किलोवाट के रेशियो में 3:3:4 के रेशियो में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 3,60,000। फिर ये ले लीजिए 9,60,000। रेंट एंड रेट हमेशा एरिया के आधार पे बटेगा, एंड एरिया इफ 1:2:1, तो 9,60,000 को जब आप बांटेंगे तो ये आ गया बच्चों 2,40,000। टेक्नीशियन बोला है, सिर्फ उन्होंने एक्स और वाई में वर्क किया है और बोथ स्पेंड इक्वल टाइम ऑन बोथ द मशीन, तो दोनों का खर्चा पहले तो एनुअलाइज निकाल लीजिए आप इसको। 62,500 इंटू 12, ये आ गया 7.5 लाख रुपए। ये बढ़ जाएगा बच्चों 3,75,000 रुपी, ये आपका खर्चा आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मशीन एक्स। इसी प्रकार से आप मशीन वाई का निकाल लेते हैं, टोटल लगा लो 198, 40, 100, 100, 300, 360, 240 एंड 375। तो दिस इज द एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ मशीन एक्स। अब इसमें दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, वर्किंग आवर कैसे निकाला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, बहुत ध्यान से आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस वर्किंग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। चलो ध्यान दीजिए बच्चों, पूरे साल भर में इनके पास 366 डेज है। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। इनमें से हॉलीडे है इनके संडे के 52, ठीक है। संडे के अलावा इनके 14 हॉलीडेज और है, जिसमें से 6 जो है वो सैटरडे के हॉलीडे है। क्या इंपॉर्टेंस है मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। इसके अलावा 5 दिन इनका स्ट्राइक रहती है, स्ट्राइक में भी 5 दिनों में एक सैटरडे है, ठीक है। तो साल भर में अगर मैं सैटरडे की बात करूंगा तो बेटा ये होते हैं 52, लेकिन ऑलरेडी हमने उनको 14 और 5 में कितने सैटरडे कंसिडर कर लिया है, 6 और 1, तो बचे हुए अब सैटरडे कितने आ गए यहां पे 45। तो अब रिमेनिंग डेज निकाल लो बच्चों, रिमेनिंग डेज निकालिए। 366 में से 52 संडे, 14 हॉलीडेज, 5 स्ट्राइक और रिमेनिंग सैटरडे 45 आ गए, तो 250 ये आ गए आपके नॉर्मल वर्किंग वीकडेज, ठीक है। वीकडेज में हम 8 आवर काम करते हैं, लेकिन सैटरडे को हमारा टाइम 2 आवर से कम हो जाता है, तो 250 इंटू 8 आवर और 45 इंटू 6 आवर, तो ये आ गया बच्चों 2000। 45 इंटू 6 करिए, ये आ गया 270। इसका मतलब मेरे पास अवेलेबल आवर 2270 है और मैं अपनी कैपेसिटी का 80% ही यूटिलाइज कर पाता हूं। तो दिस इज 2270 मल्टीप्लाई बाय 80%, दिस इज द इफेक्टिव वर्किंग आवर। जिन आवर्स में मशीन वर्क करेगी, इन्हीं आवर के थ्रू हमें कस्टमर से ओवरहेड रिकवर करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 1816 आवर का। फिर अब मैं बात करता हूं आगे मई 2024 की। बहुत इजी क्वेश्चन था। सबसे पहली स्टेप में आप अंडर या ओवर रिकवरी निकालते हो। इसके लिए आपको चाहिए होता है BRR। BRR यहां पे कहीं दिया है कि आप चेक कीजिए। जी हां सर, मुझे दिया हुआ है। और BRR किस पर बेस्ड है? मशीन आवर पर बेस्ड है। तो जब मैं रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड की बात करूंगा तो यह आएगा 43,000 इंटू 4 इंटू 8, 43,000 इंटू 8, 3,44,000 मेरा रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो मैं कस्टमर से चार्ज कर सकता था वो 4,50,000 में से 42 तो ऑब्सोलेट स्टॉक का है, तो नॉर्मल एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 4,08,000 आएगा। तो चेक कीजिए बच्चों कितने रुपए की अंडर रिकवरी आ गई। सर 64,000 की अंडर रिकवरी आ गई। अब इस अंडर रिकवरी के पीछे एबनॉर्मल रीजन कितने हैं? 20%।
तो ये तो सीधा कॉस्टिंग पी एंड एल में चले जाएगा। तो नॉर्मल रीजन कितने हैं, 80%। तो 51,200 इज माय नॉर्मल अंडर रिकवरी। अब इसके लिए मैं सप्लीमेंट्री रेट निकालूंगा। तो सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट में मैंने टोटल 18,000 यूनिट बनाया हूं, जिसमें से 10,000 बेचा हूं और 8,000 मेरे पास स्टॉक में है। 10,000 प्लस 8,000 और WIP को हम इक्विवेलेंट की भाषा में लेते हैं तो 5,000 40% कंप्लीट है। मतलब इन 5,000 पर इतना वर्क हुआ जितना 2,000 कंप्लीटेड यूनिट के बराबर वर्क होता है। तो डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट दी सप्लीमेंट्री रेट। अब इफ 2.56 को मल्टीप्लाई जब करेंगे आप यूनिट फोल्ड से, तो इतने पैसे से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। जब आप 2.56 को 8,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने से आपका फिनिश गुड्स बढ़ जाएगा। जब आप 2.56 को क्लोजिंग इक्विवेलेंट WIP से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इक्विवेलेंट WIP का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नवंबर 23 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे को क्या पूछा है, इसमें हमारे को ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है वेरियस डिपार्टमेंट्स में, मतलब हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड करना है। सेकेंड में हमसे पूछा है सर्विस डिपार्टमेंट का रीअपॉर्शन करना है, मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। तो बच्चों देखो, जो रेंट है मैं उसको बांटूंगा फ्लोर एरिया के आधार पे। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी जो बुक वैल्यू है उसके आधार पे बटेगा। पावर के लिए यहां पे दोनों चीज दिया है बच्चों, तो आपको एक रेशियो निकालना पड़ेगा, हॉर्स पावर मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर्स का, उसमें बटेगा। सिक्योरिटी एक्सपेंस ये हमारे फ्लोर एरिया के आधार पे बटेगा। सिक्योरिटी मतलब जो गार्ड वार्ड रहते हैं उनकी सैलरी। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी बुक वैल्यू के आधार पे, और सुपरवाइजर बढ़ जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के आधार पे। सही है ना बच्चों, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के आधार पे ये आपका बढ़ जाएगा। तो दिस इज विल बी द फाइनल आंसर। अब हमें रीअपॉर्शन करना है। रीअपॉर्शन के लिए हमारे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट है, कौन कौन से, R और F। द यूजिंग द स्टेप मेथड, स्टेप मतलब रेसिप्रोकल की नॉन रेसिप्रोकल मेथड, जिसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस देगा, बदले में दूसरा पहले वाले को सर्विस नहीं देगा। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसने पहली सर्विस दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सेम ऑर्डर। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के आधार पे बटेगा मतलब ये जो खर्चा है 49,900 का, ये बटेगा बच्चों 10:30:4। कोई अपने आप को तो बांट ही नहीं सकता, तो जो भी खर्चा है 10:30:4 के रेशियो में आपको इसको बांट देना है। तो सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट R का खर्चा 10:30:4 के रेशियो में बढ़ जाएगा। यहां पे तो नॉट अप्लीकेबल आएगा भाई साहब। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब कौन अपना खर्चा बांटेगा, अब बांटेगा फॉर F। लेकिन चूंकि ये स्टेप मेथड है तो बदले में किसको सर्विस नहीं देगा, बदले में ये सर्विस नहीं देगा प्रोडक्शन अपना सर्विस डिपार्टमेंट R को। इसका खर्चा किस रेशियो में हमें बांटना है, मशीन आवर्स के रेशियो में हमें बांटना है। तो मशीन आवर 4,000 और 1,000 के रेशियो में ही बटेगा। तो यहां पे तो आ जाएगा बच्चों पूरा का पूरा 49,900, है ना। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट अप्लीकेबल आएगा, ये बटेगा 4:1 के रेशियो में आप इसको बांट देंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछा था, मोस्ट अप्रोप्रिएट रेट फॉर रिकवरी। तो जब मैं देखता हूं डिपार्टमेंट मेरा जो P है वो मशीन ओरिएंटेड है, यहां पे मशीन आवर ज्यादा वर्क कर रहे हैं एफ कंपेयर टू लेबर आवर। तो डिपार्टमेंट 1 के लिए, 1 बोले तो P के लिए हम मशीन आवर लेंगे क्योंकि डोमिनेंट रोल यहां पे मशीन आवर का है। जबकि हम डिपार्टमेंट Q में देखेंगे तो वहां पे सिर्फ 1,000 लेबर आवर मशीन आवर काम कर रहे हैं, लेकिन 6,000 लेबर आवर काम कर रहे हैं। तो डोमिनेंट रोल किसका है वहां पे, लेबर का। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट Q इफ लेबर आवर। तो यहां पे लेंगे बच्चों हम मशीन आवर का बेस
और यहां पे हम लेंगे लेबर आवर का बेस। ठीक है, नवंबर 22 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, जो ऑलरेडी अपने नोट्स में भी था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इलस्ट्रेशन नंबर 9 था अपने नोट्स में, और सेम आज के अपन ने सेशन में भी इसको मॉड्यूल का आई थिंक PQ नंबर 3 और 4 था, जो सेम अपन ने किया। यहाँ पे बहुत स्पेशल जो एग्जाम्पल था वो ये था कि भाई साहब जब हमारे को हार्ड कॉपी निकालना है तो सिर्फ हमारी फोटोकॉपी मशीन चल रही है, दैट इज स्पेशल मशीन। लेकिन जब हमें सॉफ्ट कॉपी निकालना है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम के साथ साथ हमारी फोटोकॉपी मशीन भी चलेगी। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चों, नंबर ऑफ आवर द स्पेशल मशीन वाज यूज्ड, स्पेशल मशीन वाज यूज्ड, है ना। तो चाहे बिना कंप्यूटर रोबोट के यूज करे तो भी स्पेशल मशीन चल रही है, रोबोट के साथ यूज करे तो भी मशीन चल रही है। मशीन, स्पेशल मशीन तो इन पूरे आवर्स में चल रही है, बस जो मेरा रोबोट है वो इतने आवर चल रहा है। तो जब आप इसका टोटल लगाएंगे आएगा 1500 और ये आएगा बच्चों 2000। तो जब मैं स्पेशल मशीन की बात करूंगा तो वो बिना रोबोट के 1500 घंटे चली, रोबोट के साथ साथ 2000 आवर चली। टोटल स्पेशल मशीन चली है 3500 आवर और रोबोट चला है मेरा 2000 आवर्स। यहां पे हमें पूरा कैलकुलेशन पर मंथ में करना है। तो जो रोबोट का खर्चा है ये तो बड़ा सिंपल है बच्चों, इसको डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, लेकिन जो मेरा स्पेशल मशीन का खर्चा है ये पूरा आपको दिया है अलग अलग डिनोमिनेशन में। तो सबसे पहले पर मंथ में आ जाएगा 6000, फिर 1,92,000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा पर मंथ। फिर अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए मुझे पहले डायरेक्ट वेजेस निकालना पड़ेगा पर मंथ। तो डायरेक्ट वेजेस पर मंथ 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का 20% अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये आ जाएगा बच्चों 20,000 रुपी। इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल मेरी स्पेशल मशीन का खर्चा आएगा, जो टोटल में 3500 मशीन आवर्स चली है। क्लियर है? चलिए, फिर ये बच्चों अपने आप में बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जब आप पहली स्टेप करोगे, यहां पे कैसे पता चला आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सेकेंडरी करना है और आपको स्टेप नंबर 3 करना है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चों। टोटल कॉस्ट आपको निकालना है। टोटल कॉस्ट में मटेरियल आ गया, टोटल कॉस्ट में लेबर कॉस्ट आ गया, अब टोटल कॉस्ट में ओवरहेड पर यूनिट जुड़ेगा। ओवरहेड पर यूनिट मेरा स्टेप नंबर 3 है और स्टेप नंबर 3 तभी हो पाएगी जब मेरा स्टेप नंबर 1 होगा और जब मेरा स्टेप नंबर 2 होगा। तो बहुत प्यारा लॉजिक था कि जब भी इस क्वेश्चन को किया जाएगा तो सबसे पहले आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1, फिर आपको स्टेप नंबर 2 करना पड़ेगा, तब जाके आप ओवरहेड को पर यूनिट में रिकवर कर पाओगे। और चूंकि यहां पे आपको हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के आवर पर यूनिट में अलग अलग दिए हैं, मतलब वो चाहता है आपसे मल्टीपल रिकवरी रेट। तो जब भी आप स्टेप नंबर 3 करोगे तो आपको मल्टीपल रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, जब आप प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड करोगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड नहीं कहलाती है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट के कोई भी खर्चे, चाहे वो डायरेक्ट नाम से क्यों ना लिखे, वो हमेशा ही इनडायरेक्ट कहलाते हैं। तो जो पहली स्टेप है उसमें सर्विस डिपार्टमेंट के दोनों खर्चे आना ही आना है। फिर पावर के लिए यहां पे सिर्फ आप हॉर्स पावर ऑफ मशीन लोगे, बिकॉज यहां पे हॉर्स पावर है लेकिन इसके कोई भी आवर यहां पे नहीं दिया, एंड वर्किंग आवर कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट एज द मशीन आवर। तो पावर का खर्चा सिर्फ और सिर्फ यहां पे हॉर्स पावर के आधार पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, थैंक यू। आज का सेशन बहुत स्पेशल था, बढ़िया से मेहनत कीजिएगा बच्चों आप, है ना। कुछ भी रिमेनिंग रहा है और अच्छे से मेहनत करिए आप।